Welcome to my channel Vineet Sir Classes. देखो, ये जो हमारा वेक्टर्स है, वेक्टर्स जो है ना हमारा जनरली होता क्या है, हमारी कुछ क्वांटिटी होती है स्केलर, कुछ क्वांटिटी होती है वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स हमारी वो क्वांटिटी होती है, वैसे ये फिजिक्स से रिलेटेड ज्यादा होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब अगर कोई लाइन है, उसके हमें डायरेक्शन भी पता है और उसकी लेंथ भी पता है, तो हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसमें अगर हमें लाइन के साथ उसकी डायरेक्शंस भी हमें पता लग जाएगी, तो हमारे पास हम वो वेक्टर क्वांटिटी मान लेंगे जिसमें डायरेक्शंस भी पता है और उसका मैग्नीट्यूड भी पता हो। अब सबसे पहले जो हमारा जहां से शुरू होती है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और जहां पर एंड होगी उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, और इसको हम डिनोट करेंगे ए बी वेक्टर से। अगर इसका हम अपोजिट डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम इसका माइनस साइन ले लेंगे, माइनस ए बी, मतलब हमें डायरेक्शन को अपोजिट करना है तो माइनस साइन ले लेंगे। अब इसके अंदर कुछ फॉर्म्स हैं, जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, हम उसको आई जे के की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि मान लो हमें इनिशियल पॉइंट पता है 1 3 2, और एंडिंग पॉइंट पता है 2 4 6। अब हमें ये ए बी वेक्टर में हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर। तो आप कैसे लिखेंगे, 2 - 1 इंटू में आई कैप, 4 - 3 इंटू जे कैप, 6 - 2 4 के कैप, ऐसे लिखेंगे। x2 - x1 इंटू आई, y2 माइनस, मतलब जो हमारे इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे कि इसमें आ गई हमारी i प्लस जे प्लस 4 के। अब हमें आता है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। तो हम कैसे निकालते हैं, इसमें जो भी आई जे के कंपोनेंट, जैसे 1 है, जे के साथ 1 है, यहाँ 4 है, तो इनका स्केयर करके ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा √18। तो दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो कोई भी अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो भी आई जे के कंपोनेंट्स हैं उनको बोलते हैं हम स्केलर कंपोनेंट, जैसे 1 1 और 4, तो उनको हम स्केयर करके रूट में ले लेंगे, तो दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आता है हमारा, कोई भी अगर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। हमें कोई भी ए वेक्टर गिवन है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम इसके ऊपर ए के ऊपर ऐसे डालते हैं, इसका मतलब होता है दिस इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो भी हमें ए वेक्टर गिवन है, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1, 4 का स्क्वायर 16, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, 16 √21। तो यह आ जाएगा आपका 2/√21 इंटू आई कैप माइनस 1/√21 इंटू जे कैप 4/√21 इंटू के कैप। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। लेकिन अगर हमें कोई भी वेक्टर निकालना है, कोई रिक्वायर्ड यूनिट का, जैसे हमें चाहिए कि 5 यूनिट का कोई वेक्टर बताओ जो इसके, अब जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये बोर्ड में आ चुका है और ऑलरेडी, मतलब जो है ना हमारे 1 या 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 in the direction of 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो ये वेक्टर दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वही जैसे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर हमें जितने
मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10i कैप माइनस 5j कैप प्लस 20k कैप अपॉन में √20। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मैक्सिमम टू मार्क्स पे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है इसके अंदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जीरो के ऊपर अगर एरो डाल दो जीरो वेक्टर डिनोट कर देते हैं। तो जीरो वेक्टर का एक्चुअल मीनिंग तो ये होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, बट मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं होता, तो मैग्नीट्यूड हम मान के चलते हैं इट इज नियरेस्ट टू जीरो। जस्ट एक पॉइंट ले लिया हमने, इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बहुत छोटा सा है, तो ये हमारा जीरो वेक्टर माना जाता है। ठीक है, एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता जीरो, क्योंकि देखो उसका एक इनिशियल एक टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए, उनको ज्वाइन करने से तो हमारी वेक्टर लाइन फॉर्म होती है। बट अगर हमारा इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे शुरू हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, तो हम उसका मैग्नीट्यूड हम बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत आसान, मतलब इस बिंदी का जो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बहुत डेसिमल्स में आएगा, तो हम मानेंगे इट इज नियरेस्ट टू जीरो, तो वो जीरो वेक्टर ही माना जाता है। ठीक है, सेकंड यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर जो होता है जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन आ जाए, ठीक है, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन आ जाए, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तीसरा को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे ये एक ही पॉइंट से कई सारे वेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन सबको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से पता लग रहा है, को मतलब होता है कंबाइंड, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट कंबाइन करके दिया जाता है उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स वो होते हैं विच आर इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट बट डायरेक्शन शुड बी सेम। अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनका अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट ही हो सकता है, हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना बस। लाइक वेक्टर में अब जो हमारे नेक्स्ट होता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब वो माने जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं। फिर आते हैं हमारे कोलिनियर। हम इसमें कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर के लिए सेम कंडीशन रखते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, इनके लिए सेम कंडीशन होती है कि कोई भी अगर ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, लैम्डा मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हाफ टाइम, तो दीज आर नोन एज कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर हम दिया हुआ है 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। अब आप देखोगे बी वेक्टर जो है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, तो ये कोलिनियर भी बोला जाता है और पैरेलल के लिए भी सेम ही कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल के लिए भी सेम ही है और कोलिनियर के लिए भी सेम है। अगर कोलिनियर बोला जाए तब भी ये देखना है, पैरेलल बोला जाए तब भी ये देखना है। और हम ये भी देख सकते हैं इनकी जो आई जे के साथ स्केलर कंपोनेंट है, इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए, जैसे 2/4 माइनस 3/-6 4/8, सब देखो 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं ना। तो ये हमारे वेक्टर कोलिनियर भी मान लिए जाते हैं और पैरेलल भी मान लिए जाते हैं।
मतलब कोई अलग कंडीशन नहीं करनी, कोलिनियर के अलग, पैरेलल के अलग, ये। अब आते हैं हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों में क्या फर्क होता है? डॉट प्रोडक्ट तो होता है जैसे ए वेक्टर डॉट लगाते हैं बीच में बी वेक्टर। इसमें ध्यान रखना, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो आई डॉट आई ये वन हो जाता है, आई डॉट जे होगा जीरो हो जाएगा, जे डॉट के होगा, मतलब जो अलग अलग कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाते हैं। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के सब वन होते हैं हमारे, ये सारे वन के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दो वेक्टर्स को, आई वाले को आई के साथ करना, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, बाकी कोई नहीं करना, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। अब इसका पहले डॉट प्रोडक्ट का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो ए वेक्टर में गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है, बी वेक्टर में गिवन है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब हमें ए डॉट बी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से किया 6, माइनस 1 को माइनस 4 से किया +4, 3 को 7 से किया 21, तो कितना आ जाएगा 21 और 4 25 और 6 31, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी ऐसे निकालते हैं। और अगर इसी में हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी, तो हम डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, यहां लिखेंगे आई जे के, 2 -1 3 3 -4 7। अब जैसे हम निकालते हैं आई को बाहर रख के, -7 + 12 -j 7 2 जा 14 -9 प्लस के -8 + 3, तो ये हमारा आ जाएगा 5i 14 -9 -5k। ठीक है, ये हमारा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा डिटर्मिनेंट यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा होता है। अब हम आएंगे एंगल निकालने पे, क्योंकि एंगल निकालने के लिए हमें डॉट भी जरूरत पड़ती है, कई बार क्रॉस प्रोडक्ट भी जरूरत पड़ता है। देखो, हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना है। मान लीजिए हमारा ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, दिस इज द एंगल, तो कॉस थीटा अगर मुझे निकालना है, तो ए डॉट बी अपॉन में देयर मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी। ठीक है, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब ए डॉट बी अगर जीरो आ जाए, कॉस थीटा जीरो बताओ कब होता है, 90 में, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी कि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, के इंटू आई -2 के इंटू जे प्लस 5k, और दूसरा में दिया हुआ है 3i + 7j -8k। तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, के को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3k आ जाएगा, -2k को 7 से करोगे -14k आ जाएगा, 5 को -8 से करोगे -40 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -13k = 40, के की वैल्यू आ जाएगी -40/13। आगे समझ में? नहीं, परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। ठीक है, हाँ, अब तुम्हें ए क्रॉस बी से निकलता है साइन थीटा, साइन थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी
साइन थीटा। मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी उससे, और उसका मॉडुलस भी लेना पड़ेगा। उसमें मॉडुलस नहीं लेना होता था, उसमें ए डॉट भी डायरेक्ट ले लेते थे, क्योंकि ए क्रॉस बी तो क्या होता है, आई जे के में होता था, एंगल तो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, मॉड ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब एक मैं तुम्हें आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं जिसको बहुत क्वेश्चन में यूज करते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में। शायद हो सकता है तुम्हें स्कूल में बताई है या नहीं बताई, लैग्रेंज आइडेंटिटी बताइए। ये बहुत क्वेश्चन में यूज होगी। इसमें होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये होती है लैग्रेंज आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें आपको बस ये लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज कहाँ होती है, अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो निकल जाएगा, ए मॉड बी मॉड ए क्रॉस बी दिया हुआ है, या मॉड ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, मॉड ए दिया हुआ है, मॉड बी निकालना है, तब आप डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इसका मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, मॉड ए इक्वल टू 7 और ए डॉट बी हमें दिया हुआ है 5, फाइंड मॉड बी। अब हमें मॉड बी निकालना है, तो पहले ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे। ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा बताओ, मॉड कैसे निकालते थे, सिंपली इसका स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा हमारा √62। तो ये हो जाएगा 62, मॉड ए की वैल्यू 7, मॉड बी की हमें निकालनी है, और ए डॉट बी हमें 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25, तो 25 इधर आ जाएगा, 62 प्लस 25 अपॉन में 49, ये मॉड बी की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और मॉड बी की वैल्यू होगी तो इसका रूट कर देंगे 87/49। ठीक है, ये आ जाएगा √87/7। आगे समझ में, ये लैग्रेंज जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिराइव की हुई है, और इससे आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। खासकर 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको यूज करनी ही है, 1 मार्क या 2 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया। आज सारा कंसेप्ट बता दूंगा तुम्हें पूरे चैप्टर का, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे फिर। चलो, अब आता है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वेक्टर से। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर्स। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, क्योंकि देखो वेक्टर की जो वेटेज देखेंगे ना, मुश्किल से 4 या 5 नंबर की वेटेज होती है। ठीक है, क्योंकि 3D मिला के ये टोटल मिला के 17 नंबर है, जिसमें मतलब ज्यादा 3D ही आता है। ठीक है, इसके ज्यादा नंबर का नहीं आता, 2 नंबर 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इसमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे वेक्टर से। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 3 A B C, 3 हमें पॉइंट्स हैं, तो आप किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर देंगे, दैट इज नोन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जैसे मान लीजिए फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, वर्टिसेस गिवन है 1 4 5, बी हमें गिवन है 2 4 3, सी हमें गिवन है 6 7 8। अब हमें इसके ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ए लिख दिया 1 4 5, बी 2 4 3, सी 6 7 8। पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, अभी मैंने बताया था, 2 - 1, ए बी, ये बी पॉइंट है, 2 - 1 I, 4 - 4 0, 3 - 5 -2। फिर किसी और का निकाल लो, BC। BC में क्या करेंगे, C - B, 6 - 2, 7 - 4 और 8 - 3। ठीक है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, यहाँ I
J K 1 0 -2 4 3 5। I को बाहर रखेंगे 0 + 6 6 आ जाएगा ये। J को बाहर रखेंगे 5 + 8 13। K को बाहर रखेंगे 3 आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 6 का स्क्वायर 36 169 + 9 और हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ। किसी भी दो साइड का ले सकते हो, चाहे AB का निकालो, चाहे BC, चाहे AC, किसी भी दो साइड। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी हर्षिता। तुम्हारे लिए थोड़ा इजी होगा, इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तुम्हारे लिए इजी होगा। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो तुम फिजिक्स में भी यूज कर रहे होगे। देखो मेन चीज आपको क्या पढ़नी है? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल, परपेंडिकुलर की कंडीशन, पैरेलल की कंडीशंस, एरिया निकालना, ये सारे ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। पहले होता था एक स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हमारा हट गया। तो पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता था, वो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता था, तो प्रूव वाले ज्यादा क्वेश्चन होते थे। अच्छा, हो गया ये। अब आते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग वेक्टर्स। इसमें इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाला और उसका हाफ कर दिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? इसमें ध्यान रखना, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, कोई भी AB क्रॉस BC, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ नहीं करना। ठीक है, इसमें हाफ नहीं करना। या अगर आपको डायगोनल्स पता है, जैसे आपको कई बार डायगोनल्स दी होती है D1 और D2, फिर आपको करना है हाफ इंटू D1 क्रॉस D2। डायगोनल्स दी हुई है तो हाफ करना है, साइड्स दी हुई हैं तो फिर तो आपको हाफ नहीं करना, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, whose adjacent sides are I minus 2j cap plus k cap and 3I plus 4j cap plus k cap। तो आप पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। I j k 1 minus 2 1 3 4 1। I को बाहर रखेंगे -6 आ जाएगा। j को बाहर रखेंगे -2 आ जाएगा। k को बाहर रखेंगे 4 + 6 10 आ जाएगा। अब आप सीधा इसका बस मैग्नीट्यूड निकाल देना, 36 + 4 10 का स्क्वायर 100, तो √140। दिस विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें हाफ नहीं लेना अगर साइड्स हैं। अगर ये साइड की जगह हमें डायगोनल दी जाती है, फिर हाफ करते हैं। दोनों की बनाए तो फिर आपको साइड निकालनी होगी, वो बताऊंगा अभी। अब इसमें दो लॉज हैं, वो है एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगर ABC तीन साइड्स है हमारी, तो इनका A + B + C वेक्टर, इनका सम 0। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। और अगर हम इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो A + B = -C हो जाता था। ठीक है,
और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ में अगर आपका ये पैरेललोग्राम है तो ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यानी कि ए प्लस बी आएगा डायगोनल वेक्टर। तो डायगोनल वेक्टर जो होगा वो हमारा आएगा रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, ए प्लस बी ये आएगा ध्यान। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। हाँ, अब जैसे अभी तुम कह रहे थे, एक तुमने बोला एक डायगोनल दी हुई है और एक साइड दी हुई है, फिर क्या करेंगे? जैसे हमें डायगोनल दी हुई है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। एक साइड हमें पता है i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तो आप ये साइड निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? इसमें से ये माइनस कर देना। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तो ये आपकी इस साइड की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको साइड पता लग जाएगी तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, वो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों डायगोनल गिवन है तो फिर तो हमारा सीधा सीधा है। दोनों साइड गिवन है तब भी हमारा सीधा सीधा है। लेकिन एक डायगोनल और एक साइड गिवन है तो फिर हमें ऐसे करना। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमें ये बोला जाता है कि अगर हमारी दो साइड एडजेसेंट साइड उनका जो सम होगा वो डायगोनल वेक्टर के इक्वल होगा। तो डायगोनल वेक्टर जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि डायगोनल वेक्टर इज द सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ होता है। ट्राइंगल लॉ में होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी भी कह सकते हैं। माइनस सी को इधर लाते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो प्लस सी हो जाता है। मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, अगर हमारी साइड्स को वो हमारी सेम डायरेक्शन में आ रही है तो उनका सम जीरो होगा। ठीक है, ये हमारे हैं जो मतलब इसमें कंसेप्ट यूज होंगे। ठीक है, मतलब आपको पूरे चैप्टर में इन्हीं कंसेप्ट को चलना है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो आपसे पूछ जाता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इसको कैसे करेंगे बताता हूँ। जैसे हमें दिया हुआ है 1 3 4, बी हमें दिया हुआ 2 5 6, सी दिया हुआ 3 4 9। आप पहले ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए। किसी दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ए बी डॉट बी सी जीरो आ गया तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर हो गया? तो किसी भी दो लाइन का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाएगा तो वी कैन से दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कोई डाउट? अब एक मेन कंडीशन और लिखवा रहा हूं, वो एक आध क्वेश्चन में यूज होगी। इफ अ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर के दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है
तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि उस ए वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी होगी। ठीक है, अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो ए वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स होगा बी क्रॉस सी के। ठीक है, किसी दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, जरूरी नहीं है ए बी सी का है, बी सी और ए सी का भी आ सकता है, ए बी और ए सी का भी आ सकता है। किसी दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या बताई थी कि आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। कॉस थीटा वैल्यू बताई थी ना, कॉस थीटा जीरो होता है। जीरो कब होता है? जब हमारा मतलब 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की ये कंडीशन। अब मान लीजिए आपसे ये पूछ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the following vectors are parallel। हमें पूछा जाता है कि k की वैल्यू बताओ कि अगर ये पैरेलल वेक्टर है, ki प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है हमें 3i प्लस 4j प्लस 6k कैप, तो बताओ क्या होगी, k की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें आप ऐसे लिखोगे कंडीशन k अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2/4, तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 6 होगी या कितनी होगी? नहीं, 3/2 होगी, 3/2। ठीक है, 3/2 होती है, तो k की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 3/2। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये पूरे उस पूरे टॉपिक का आपका जो है ना पूरी समरी है सारी। अब आपने Like, share, and subscribe. Follow for more.